Hello friends, we are going to discuss the important clauses of tax audit today. So आज हम tax audit में tax को छोटा करेंगे और audit को बड़ा करेंगे. So let us try to understand the purpose and objective of doing the tax audit. और as we do lot of fraud investigations तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ का भी इसके अंदर तड़का लगाने की कोशिश करूँगा कि tax audit fraud investigations point of view से भी क्यों important है और क्यों मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे आज की डेट में बहुत सारी एजेंसीज आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, हम कुछ भी साइन करते हैं, डर लगता है कि कल को कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए. तो इन सब चीज़ों को टेक केयर करने के लिए अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है. सो जैसे हम टैक्स ऑडिट करते हैं तो मेजरली मैंने देखा है हम सबके ऑफिस में क्या होता है कि आर्टिकल्स, क्वालिफाइड स्टाफ जो भी होता है वो टैक्स ऑडिट फिल करके लाता है, हम उसको रिव्यू करते हैं और फिर उसके बाद उसकी फाइलिंग हो जाती है. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जनरली जो हमारा स्टाफ है, मतलब एक तो अवेयरनेस हमारे लेवल पे है, एक अवेयरनेस हमारे स्टाफ के लेवल पे है. जनरली हमारा जो स्टाफ है वो ये समझता है कि जैसे ITR एक फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस है, टैक्स ऑडिट भी एक फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस ही है और क्लाइंट भी इंफॉर्मेशन उसी तरीके से देता है. क्योंकि जब इंफॉर्मेशन आती है तो हम सिर्फ डेटा फीडिंग में लग जाते हैं और उसके बाद डेटा फीडिंग में इतना टाइम निकल जाता है कि लास्ट में जब इतना प्रेशर आता है तो हम सिर्फ और सिर्फ बटन दबाते हैं, फाइलिंग करते हैं एंड मैटर एंड्स देयर. बट दैट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे एक्सपेक्ट करती है कि जितनी भी फाइलिंग्स हो रही हैं, जो भी डेटा फीडिंग हो रही है, उसको एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग रिव्यू करके, ऑडिट करके, वेरीफाई करके उसकी फाइलिंग कर रहे हैं. दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ डूइंग द टैक्स ऑडिट. इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज़ से भी समझ लगती है कि आप देखो अभी क्वेस्ट कॉर्प का एक नफरा का केस आया है जिसके अंदर 80JJAA के केस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉर्म 10DA साइन किया और वो गलत साइन करने की वजह से उसके ऊपर 50 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगी है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टैक्स ऑडिट कि कहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है. सो आई थिंक वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन विद रेफरेंस टू द इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज ऑफ टैक्स ऑडिट. सो हमारे लिए हम सबको पता ही है. आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन जो मैं ये साथ में रन कर रहा हूँ. आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स सो दैट आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन रीच आउट टू मी. सो टैक्स ऑडिट में हमें पता ही है एप्लीकेबिलिटी क्या है. 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर और 50 लाख रुपीज़ से ऊपर की ग्रॉस रिसीट इन केस ऑफ प्रोफेशन, या 44 ADA के केस में जहाँ पे 50% से कम का प्रॉफिट है तो वहाँ पे भी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है. इम्पॉर्टेंट क्लॉज इसके अंदर सबसे पहला है ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स. सो सबसे पहले ये ICDS आए क्यों. जनरली ये जो ICDS हैं वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, बट क्योंकि टैक्स ऑडिट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे भी लगता है तो इसलिए उसकी एप्लीकेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कि कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंट्स है, ICDS वर इंट्रोड्यूस्ड. सो इसमें अगर मोटा मोटा आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझते हैं तो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में नॉन कॉर्पोरेट्स पे भी लगा दो. जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस जब हम कंसिडर करते हैं तो उसकी वैल्यू निकल आती है. तो इसीलिए डिपार्टमेंट ये इंश्योर करना चाहता है कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हों, ताकि उसका जो नेट इम्पैक्ट है, स्ट्रेट इम्पैक्ट है, रादर मैं ये कहूँगा नेट इम्पैक्ट भी नहीं, स्ट्रेट इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आता है और टैक्स लायबिलिटी उसी से कैलकुलेट होती है, तो उस चीज़ का स्ट्रेट इम्पैक्ट आता है. सो ICDS उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ पे डेविएशन है वहाँ पे हमारे को रिपोर्ट करना है. अच्छा, एक चीज़ और मैं बीच में ऐड कर देता हूँ. क्या होता है कि जैसे मेन रिपोर्ट हम साइन करते हैं किसी भी ऑडिट में तो वहाँ पे हम ट्रू एंड फेयर व्यू लेके चलते हैं, बट जहाँ पे टैक्स ऑडिट की बात आ जाती है तो यहाँ पे सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रू एंड करेक्ट मैनर में है. तो जहाँ पर भी हमारे को लगे हमें डिस्क्लोजर देना है, जहाँ पे भी हमें लगे कि हमें कोई डिस्क्लेमर देना है, तो हमें टैक्स ऑडिट में बेझिझक उस चीज़ को मेंशन कर देना चाहिए. हमारे पास अदर का सेक्शन होता है, उसके अंदर हमें सारी डिटेल मेंशन कर देनी चाहिए बेस्ड ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द टेस्ट चेक, बेस्ड ऑन वट एवर डिस्क्लोजर वी वांट टू गिव. हमें वहाँ पे उस चीज़ का डिस्क्लेमर डाल देना चाहिए इन वट एवर सेंस, क्योंकि हम
भी खुदा नहीं है कि हर चीज़ को अपने आप से जान जाएं, तो हमारी अपनी ऑडिट की लिमिटेशंस हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमें वो सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर देने चाहिए। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, अगर कोई एंटिटी है, सो जैसे AS7 से जो भी डिफरेंस आता है उस चीज़ को वी हैव टू रिपोर्ट देयर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन सेम फार्मूला, जहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का फार्मूला मैच नहीं हो रहा हमें उस चीज़ को मेंशन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और बोरिंग कॉस्ट, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ क्योंकि ये 2-3 चीज़ों को लिंक करके बना है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट्स के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी आप कोई एसेट का कैपिटलाइजेशन करोगे और उसके कैपिटलाइजेशन में जब टाइम लगेगा तो उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो हमें कैपिटलाइज करना है, ये हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। बट स्पेसिफिकली टैक्स ऑडिट के एक क्लॉज में ये भी मेंशन्ड है कि ड्यूरिंग द पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट, वो अलाउड है, और जो भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी कि एसेट को पुट टू यूज करने के लिए उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो अलाउड नहीं है। सो दिस इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो हमें उस चीज़ को बहुत ध्यान से लेके चलना है। जनरली क्या होता है, आप पार्टनरशिप्स के केस में जब भी कोई इस टाइप का सिचुएशन आती है तो एसएससी क्या करता है कि जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा होता है बैंक को, वो सीधा सीधा उठा के इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल देता है। इन जनरल तो वो अलाउड है, बट जहाँ पे वो एसेट से रिलेट करता है वहाँ पे वो अलाउड नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आइडेंटिफाइंग दिस थिंग। सो हमने डेप्रिसिएशन ऑन एसेट वाला ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। सो जहाँ पे भी इफेक्टिवली उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा तो डेप्रिसिएशन उसी अमाउंट के ऊपर निकलेगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। स्पेसिफिकली जहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आता है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट टू वेरीफाई इन डिटेल, और उसके बेस पे ही हमारे को उसका रिपोर्टिंग करना चाहिए। जनरली क्या होता है टैक्स ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देखूँ तो स्पेसिफिकली Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जब भी एसेट परचेज होती है तो डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा एक्सपेंस बनता है। सो हमें उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए। बहुत सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस और एडजस्टमेंट्स हैं, जिनमें से एक हमने अभी डिस्कस किया क्लॉज 21I के अंदर। इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन इज डिडक्टेबल बट नॉट फॉर द पीरियड बिटवीन बोरिंग एंड लोन एंड यूजिंग द एसेट इट फंडेड। सो पुट टू यूज के केस में जहाँ पे वो बीच में इंटरेस्ट आता है उस चीज़ को हमें डिसअलाउड करना है और उसको हमें कैपिटलाइज करके फिर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। अगर हम वहाँ पे उसको कैपिटलाइज करना भूल गए और फिर डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो क्या होगा, हमारा डबल लॉस हो जाएगा। दूसरी तरफ हम उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उनको पेमेंट बेसिस पे उसका अलाउंस होता है। 10,000 रुपये से ऊपर की डेली की कैश की पेमेंट वो डिसअलाउड होती हैं। सो ये बहुत सारे क्लॉजेज हैं जिनमें दिया हुआ है कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या क्या है। सो क्लॉज 22 MSME, आई थिंक वी डोंट नीड टू मेंशन एनीथिंग। MSME के केस में क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया में। सो MSME के जहाँ पे भी पेमेंट 45 डेज और 15 डेज से ऊपर है, यानी कि 15 डेज जहाँ पे एग्रीमेंट्स अवेलेबल नहीं है और जहाँ पे एग्रीमेंट्स अवेलेबल हैं वेंडर्स के साथ, वहाँ पे 45 डेज की टाइम लिमिट है। MSME का जहाँ पर भी पेमेंट नहीं हुआ है 45 डेज में, उसका क्लियरली डिसअलाउंस होना है। एज ऑन टुडे ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पशन नहीं आया है, जबकि इवन न्यू गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि बहुत सारे MSME रीच आउट कर रहे हैं कि ये एक हार्डशिप है, इस पर कुछ ना कुछ हम कॉल लेंगे। बट इवन आफ्टर द बजट नथिंग हैज़ हैपन्ड। सो आज का सिचुएशन यही है कि जो भी 43BH के अंदर टाइम लिमिट के बियॉन्ड हो चुका है उसका डिसअलाउंस है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता है, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वेबिनार्स में, सेमिनार्स में एड्रेस किए हैं। लोग कहते हैं मैं भी MSME हूँ, मेरा कस्टमर भी MSME है, मेरा वेंडर भी MSME है, ना पेमेंट आ रही है ना पेमेंट जा रही है, बताओ मैं क्या करूँ। सर इसका कोई इलाज नहीं है। जो लॉ में मेंशन्ड है वो मेंशन्ड है, हमें उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जहाँ पे क्लाइंट नहीं मानता है वहाँ पे हमें अपने आप को बचाने के लिए उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। वी कैन नॉट लीव दिस जब तक ही आ नहीं जाता।
नेक्स्ट क्लॉज इज रिलेटेड टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सो इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा और मैं कारों के अपने सेशन में भी मैं ये चीज़ काफ़ी बारी बोलता हूँ कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन whether to be reported in the financial statement as per accounting standard, whether to be reported in the CARO as per company law, or whether to be reported in tax audit. एज जनरली क्या होता है, हम तीनों केसेस में हम लोग सेम होते हैं, टैक्स ऑडिटर भी हम ही है, कारो भी हम ही कर रहे हैं, बैलेंस शीट भी हम ही कर रहे हैं। उस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें चीज़ों को सिंक करके चलना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो हैं वो ठीक से रिपोर्ट हों, क्योंकि क्या होता है जब भी फ्रॉड होता है तो एजेंसी सबसे पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को ही वेरीफाई करते हैं। तो जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस वेरीफाई होते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो एज टैक्स ऑडिटर, एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सबसे पहले हमारे पे क्वेश्चन उठता है कि हमने उस चीज़ की रिपोर्टिंग कैसे करी। मैंने बहुत सारे फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस किए हैं और उसमें देखा है कि क्या होता है, बहुत सारे ऑडिटर्स कारों में तो ठीक से रिपोर्ट कर देते हैं, या कभी कभी बैलेंस शीट में बहुत अच्छे से रिपोर्ट करते हैं, कारों में मिस कर जाते हैं, या मैक्सिमम केस में कारों में और टैक्स ऑडिट में आपस में सिंकिंग करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं टाइमिंग का बहुत बड़ा गैप है। यानी कि क्या होगा, बैलेंस शीट बनी, बैलेंस शीट साइन होने क्लाइंट के पास चलेगी, साइन होना के बाद 10 दिन 15 दिन लग गए साइन होके वापस आने में। इतने में हमने ऑडिट रिपोर्ट, कोई स्टाफ चेंज हो गया, कोई दूसरे असाइनमेंट पे चला गया, हमने कारो किसी और को पकड़ा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कारो साइन हुआ तो वहाँ पे हम भूल गए कि हमें रिलेटेड पार्टी में क्या क्या डिस्क्लोजर देना था, 177 एंड ऑल। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि उसके 1 महीना या 2 महीने के बाद फिर टैक्स ऑडिट पिक होता है, वो कोई और बच्चा पिक कर लेता है। तो इन तीनों में जो टाइमिंग गैप आता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मैं बहुत सारे, मतलब मोर देन 50% केसेस में ऐसे देख चुका हूँ कि टैक्स ऑडिट और कारों में ही सिंक नहीं होता। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वहाँ कुछ और मेंशन है, यहाँ कुछ और मेंशन है, फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन दीज क्लॉजेज, क्योंकि जब भी कोई फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन होता है तो सबसे पहले इन्हीं क्लॉजेज के ऊपर कोई एजेंसी भी हिट करती है और हमारे जैसे फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स भी हिट करते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग दिस। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू देयर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड इन 43B। वो आप सबको ज़्यादातर पता ही है। सेल टैक्स डेफरल में क्या होना है, कन्वर्जन ऑफ टैक्स इनटू लोन में क्या होगा, रॉयल्टीज़ में क्या होगा, एडवांस टैक्स डिपॉजिट्स में क्या होगा, एडवांस ड्यूटी डिपॉजिट्स में क्या होगा। सो आई शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू विच यू कैन गो थ्रू। और अगर कोई भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। Acceptance, repayment of loans, deposits, specified sum. So section 269 SS, 269T and 269 ST, इनसे रिलेटेड जहाँ पर भी आपकी रीपेमेंट्स हैं उनको हमने स्पेसिफिकली मेंशन करना है। जहाँ पे भी हमने पैसा लिया है उसको मेंशन करना है। डिपॉजिट्स हैं या रीपेमेंट्स हैं उसकी पूरी डिटेल देना है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज। इसको भी आप कहीं ना कहीं अपने कारों के एडवांस और लोन्स एंड डिपॉजिट के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं। हालांकि 100% ये उससे मैच नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि उससे एक्सीड कर रही है लिमिट तो उसकी रिपोर्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। TDS TCS क्लॉजेज, आप सबको इस चीज़ का भी पता है कि जहाँ जहाँ पे शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS है, TCS है, हमें उस चीज़ का प्रॉपर रिपोर्ट करना है। जहाँ पे रीपेमेंट में या पेमेंट में डिलेज हैं हमें उसका भी रिपोर्टिंग करना है। So these are again very important clauses. Clause 35 and 40. Now this is also again very important clause और मैं आपके साथ एक केस स्टडी भी शेयर करूँगा। जब से शेड्यूल्स में से हमारे जो हम पहले क्वांटिटेटिव डिटेल दिया करते थे बैलेंस शीट की, जब से वो चीज़ें हटी हैं तब से कहीं ना कहीं इस चीज़ की रिपोर्टिंग बहुत चेंज हो गई है। यानी कि हम लोग पहले क्वांटिटेटिव डिटेल्स अपनी बैलेंस शीट में दिया करते थे तो हम टैक्स ऑडिट में उसको रिकनसाइल करके चलते थे, बट जब से वो रिक्वायरमेंट हट गई है तब से यहाँ पे लोग थोड़े से कैजुअल हो गए हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ठीक से कैप्चर ही नहीं होती। बट इसके बियॉन्ड एक और पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई फ्रॉड का केस है, फ्रॉड के केस में जिस साल में साइफनिंग होती है, जिस साल में मिस यूटिलाइजेशन होता है, उस साल में रिपोर्टिंग तो होती नहीं है। ये मैं आपके साथ बड़ा प्रैक्टिकल केस डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन उसके 2 साल 3 साल के बाद जब प्रमोटर उस चीज़ को नहीं बचा पाते हैं और फाइनली उस चीज़ की जाके रिपोर्टिंग होती है कि हाँ हमारा लॉस हो चुका है या जो भी है जैसे भी है,
सो उस चीज़ को ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि अगर मान लो आज से 4 साल पहले लॉस हुआ, उस लॉस को आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो वो लॉस कहाँ पे बुक होगा? वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में, या आप मान के चलो कि डेटर्स में पार्क होगा। तो जब वहाँ पे पार्किंग हो रही है तो वो ठीक से रिपोर्ट नहीं हो रहा। बट जब फाइनली जाके वो कंपनी लॉस बुक करेगी और उसके अंदर मान लो वो कंपनी आईबीसी में चलेगी, लिक्विडेशन में चलेगी, या कुछ भी हुआ, तो ऑल ऑफ अ सडन उसको इन्वेंट्री राइट ऑफ करनी ही पड़ेगी। तो जब वो इन्वेंट्री राइट ऑफ करते हैं तो वो उन सारे एनालिसिस को भूल जाते हैं जो हम इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनते हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ को समझो या समझाओ या उस चीज़ की फॉरवर्ड प्लानिंग करो। मेरा पॉइंट सिर्फ एज अ प्रोफेशनल कलीग्स यही है कि आप अपनी रिपोर्टिंग ठीक से करके चलो। ये नहीं होना चाहिए कि ऑल ऑफ ए सडन आप पहले तो क्वांटिटेटिव डिटेल डाल रहे हो, ऑल ऑफ ए सडन आपने उसको चेंज कर लिया, ये सारी चीज़ें रिकनसाइल हो जाती हैं। सो जैसे कहते हैं ना कि मनी लीव्स इट्स ट्रेल, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए जब भी आप इन चीज़ों की रिपोर्टिंग करो, इसको ठीक से करो। अदरवाइज क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में किया तो किसी और ने होगा और सारी की सारी गाज हमारे ऊपर गिर जाएगी। तो इसलिए टैक्स ऑडिट में इन चीज़ों को ठीक से रिपोर्ट करके चलो। सिमिलरली टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर डिटेल्स, जो स्टॉक इन ट्रेड टर्नओवर डिटेल्स आती हैं, मटेरियल कंजम्पशन, फिनिश गुड्स, ये सारी डिटेल वी हैव टू फिल इन वेरी वेरी केयरफुली। रेशियो कंसिस्टेंसी प्रॉपरली मेंटेन करके चलो कि लास्ट ईयर हम कैसे कर रहे थे, इस साल कैसे कर रहे हैं। ऐसा ना हो किसी वजह से वो डेटा गलत रिपोर्ट हो जाए या डेटा का सोर्स गलत तरीके से आ जाए। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्लॉज 44, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आई थिंक 2 साल में हम इस चीज़ को फिल करना अच्छे से समझ चुके हैं कि हमें जीएसटी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड की डिटेल वगैरह कैसे देनी है। इसमें 2-3 की पॉइंट्स हैं। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन का स्टेटस हम कैसे चेक करें। सो हमें क्या करना है, सिंपल और सिंपल अपने लिए एक कट ऑफ पकड़ना है और उसके बाद उसका क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट में अगर कुछ भी आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो हमें अगेन उससे कोई मतलब नहीं है। क्लॉज 44 रिपोर्टिंग में आई थिंक एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड, एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कुछ भी आ रहा है तो हमें उस चीज़ का भी प्रॉपर रिपोर्टिंग करना है और अपने पास उसका बैकअप पेपर भी रखना है, यानी कि उसका रिकन्सिलेशन भी करना है प्रॉपर तरीके से और उस चीज़ का रिपोर्टिंग भी करना है। क्या होता है कि अभी तक भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज ने इन सब चीज़ों को, गवर्नमेंट के पास डेटा बहुत है, डेटा बहुत कंपाइल कर लिया गवर्नमेंट ने, और उनके पास टूल्स भी बहुत सारे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंड ऑल दैट, बट अभी तक उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू नहीं किया। सो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है, ये सारा डेटा निकलेगा, इसका एनालिसिस होगा और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये सारी स्क्रूटनीज भी होंगी, क्वेरीज भी आएंगी और सब कुछ आएगा। उस मोमेंट पे हमारे पास इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्डनेस पहले से होनी चाहिए। सो रिकन्सिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से अपने पास बना के रखें ताकि कल को आने वाले टाइम में कोई स्क्रूटनी हो तो हमें उस चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। सिमिलरली मल्टीपल अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं तो उसको सेपरेटली रिपोर्ट करके चलें, सेपरेटली उसकी वर्किंग करके चलें ताकि कल को उसका रिकन्सिलेशन में या रिपोर्टिंग में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज फ्रॉम माई साइड एंड जस्ट अ रीकैप कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्लॉज 8 है, 13F, क्लॉज 18 विच वी हैव डिस्कस्ड, क्लॉज 21 विच वी हैव डिस्कस्ड, 22 जस्ट अ रीकैप, और 43B में हम क्या कर रहे हैं, और क्लॉज 31, clause 34, 35 and 44. So these were the important clauses from my side which I thought from an auditor's perspective is important. Tax हो सकता है आपको मेरे से भी ज़्यादा आता हो, but I was trying to push the importance of tax audit in the changing situation. जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि क्वेस्ट कॉर्प के केस में क्या हुआ, तो इस टाइप के केसेस आ सकते हैं. So we have to be very careful. Tax audit is not a form filing process, it is a proper audit process demanded by the revenue authority. So with this note, thank you so much. आपको कोई भी query हो तो you can always reach out to me or put up your comment in the comment section and I can get back to you. Thank you so much. Thank you.